एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 9। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बच्चों जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है, जनरली द प्राइमरी सेक्टर इज रेफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो प्राइमरी सेक्टर को जो है किसी भी इकोनॉमी का, खासकर इंडियन इकोनॉमी का जो है वो बैकबोन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इंडियन पॉपुलेशन का काफी हद तक जो है इंडियन पॉपुलेशन जो है वो इस सेक्टर के ऊपर यानी कि प्राइमरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर जो है also include those sector which use natural resources। तो प्राइमरी सेक्टर में वो रिसोर्सेज, वो सेक्टर्स भी आते हैं जिसमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिशिंग, फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग। तो कौन सा है, क्वेश्चन पूछा गया कौन सी एक्टिविटी इनमें से है जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है? तो आंसर है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इस खेतर ऊपर निर्भर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा इसका आंसर जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Naman's grandfather told him that the secondary sector is also known as manufacturing sector। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि चीजों को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यहाँ पर बनाया जाता है। दिस सेक्टर यूजेस रिसोर्सेज एज रॉ मटेरियल। तो ये रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करता है ये सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज यूजेस रॉ मटेरियल एज इट बिलोंग टू द सेकेंडरी सेक्टर। तो कौन कौन से जो है वो इसमें से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी जो है वो रॉ मटेरियल यूज करेगी, शुगर केन इंडस्ट्री भी, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय द सेकेंडरी सेक्टर इन इंडिया। तो इंडिया के जो सेकेंडरी सेक्टर है वो कौन सा बड़ा चैलेंज जो है वो फेस कर रहे हैं? ठीक है, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, लैक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओवर पॉपुलेशन इन अर्बन एरियाज। बेटा ये क्वेश्चन जो है ना एक बार आप टीचर से कंफर्म कर लेना। ठीक है, मुझे डाउट थर्ड पॉइंट और सेकंड पॉइंट में है, फिर भी अगर एक आंसर जो है वो देना पड़ेगा तो मैं थर्ड जो है वो चूज करूंगी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो, पर फिर भी इसमें डाउट है मुझे, एक बार अपने टीचर से जरूर कंफर्म करना है। ठीक है, पंजाबी मीडियम वालों के लिए आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सारे, और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 3 जो है उसको मैं सजेस्ट करूंगी, बट एक बार आपने कंफर्म करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द सेक्टर शोन इन द गिवन पिक्चर इज द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर को शो कर रहा है, जिसमें कि बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सर्विसेज है। एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर डज द गिवन पिक्चर बिलोंग टू। तो ये कौन से जो है वो सेक्टर को बिलोंग करता है? सर्विस सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, तो जो है वो सेवा क्षेत्र या टेरिटरी क्षेत्र। इसके बाद बेटा अगला बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इंटरडिपेंडेंस ऑफ 3 सेक्टर। जो कि तीनों सेक्टर के डिपेंडेंसी को शो करता है। ठीक है, ईच एरिया वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र होकर काम करते हैं तो नहीं। प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जो सर्विस सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसके अलावा जो सर्विस सेक्टर के ऊपर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर भी डिपेंड करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है। प्राइमरी सेक्टर डिपेंड ऑन द सर्विस सेक्टर बट नॉट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर, ये भी गलत है। द 3 सेक्टर्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट फॉर प्रोडक्शन। तो ये प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है उसके डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी देता है, जबकि अनऑर्गेनाइज जो है वो जॉब सिक्योरिटी नहीं देता। गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पार्ट है, जबकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो एम्प्लॉयर्स जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बेटा इसका जो है वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसका उपरोक्त सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका आंसर जो है वो असंगठित क्षेत्र है। ठीक है, जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, which sector do most of the small scale industries in India fall under।
तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो कौन से सेक्टर में फॉल करती है, तो आंसर है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, यानी कि असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदेव बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली, जगदेव बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास कोई जमीन नहीं है, वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, ठीक है। बीइंग इलिटरेट ही इज नॉट, अब क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो उसको परमानेंट जॉब नहीं मिल सकती। इस सिचुएशन में वो कौन से सेक्टर में काम करे कि उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, तो वो कौन से सेक्टर में काम करेगा, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, ठीक है, यानी कि असंगठित क्षेत्र में। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हरमन वर्क्स इन अ प्राइवेट फर्म, हरमन जो है प्राइवेट फर्म में काम करता है, व्हाइल हिज फादर वर्क्स इन द गवर्नमेंट सेक्टर, जबकि उसके पिताजी जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं। Herman's father tell him that the government sector is an organized sector with features such as predefined rules and regulation for employees. तो उसके पिताजी बताते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो क्योंकि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है तो यहाँ पर जो है वो कुछ रूल्स और रेगुलेशन पहले ही एम्प्लॉयज के लिए डिसाइडेड होते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर, तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक जो है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर को डिफाइन करते हैं। सोशल सिक्योरिटी मिलता है एम्प्लॉय को, उनके वेजेस फिक्स होते हैं, सैलरी फिक्स होती है, इसके अलावा उनको भत्ते मिलते हैं, लीव का कुछ रूल होता है, ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, यानी कि उपरोक्त सारे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं जो कि है, हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th एंड 19th सेंचुरीज अफेक्ट वर्ल्ड ट्रेड, तो वर्ल्ड ट्रेड को किस तरीके से इसने प्रभावित किया। वर्ल्ड ट्रेड डिक्रीज ड्यू टू सेल्फ रिलायंस, वर्ल्ड ट्रेड डिक्रीज हो गया था, तो ऐसा तो नहीं हुआ था, है ना। नेक्स्ट है, न्यू वर्ल्ड मार्केट इमर्ज्ड फॉर द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो जो है बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मार्केट है वो न्यू मार्केट जो है वो इमर्ज हुए थे, ठीक है, ताकि हम जो है वो रॉ मटेरियल और जो बने बनाए सामान है उनको जो है वो सेल आउट कर सके, तो ये सही है, ठीक है, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन जो है वो देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेजर चेंजेस इज ब्रॉट बाय ई कॉमर्स इन इंडस्ट्रियल ट्रेड, तो इंडस्ट्रियल ट्रेड में जो है कौन सा जो है वो चेंजेस जो है वो लाया गया था, तो इंडस्ट्रियल ट्रेड में जो है वो कौन सा चेंज जो है वो लाया गया था, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, फैसिलिटेटिंग स्मॉल बिजनेस ओनर्स, जो छोटे छोटे मालिक थे, ठीक है, बिजनेस के, उनको जो है वो मतलब कि सुविधाएं दी गई और उनको इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच दी गई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो जो कहते हैं कि छोटे कारोबारी मालकानी अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचना आसान बनाना, ठीक है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो देख लेते हैं, इन द मॉडर्न एरा, ठीक है, आज के जो युग में ई कॉमर्स इज रिवोल्यूशनाइज ग्लोबल ट्रेड, तो ई कॉमर्स की वजह से जो है वो जो मतलब कि ग्लोबल ट्रेड है वो काफी ज्यादा जो है वो क्रांति आ गई है उसमें। एंड विच इंटरनेशनल कंपनीज आर नोन फॉर ई कॉमर्स, तो कौन सा जो कंपनी है वो ई कॉमर्स के लिए जाना जाता है, वॉलमार्ट भी, अमेजन भी, IBM भी, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि उपरोक्त सारे, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है जिसमें कि आपने पैराग्राफ को रीड करना है, क्वेश्चन 14, 15 इससे बिलोंग्ड है, ठीक है। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को सबसे अच्छा कौन सा डिफाइन कर रहा है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू ट्रेडिशनल मार्केट, ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट के थ्रू सामान को खरीदना और बेचना, तो ऐसा तो नहीं होता ई कॉमर्स में। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू जो है वो सामान को खरीदना और बेचना, तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है, व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए इसका क्या फायदा है, तो ह्यूज इंटरनेशनल मार्केट उसको प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है, इसके अलावा शॉपिंग ईजी हो जाता है, किसी भी टाइम पर किसी भी समय पर कर सकते हैं, टाइम की बचत होती है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो 14th जो है उसका सेकेंड आंसर जो है वो करेक्ट है और 15th क्वेश्चन का उपरोक्त सारे। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।